आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री का लेके। तो हम लोग जितना अभी पढ़ चुके हैं बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, कैसे एंथैल्पी चेंज हो रहा है और कैसे अलग अलग चीज़ों का एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं, उसी चीज़ का हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है। शुरू करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी से। तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक बॉन्ड है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है। मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड हो रहा है, तो वो बॉन्ड जब फॉर्म किया होगा तब उसने एनर्जी रिलीज की होगी। कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अब वही चीज को आप तोड़ना चाहते हैं। तो अब लवोजिए लैप्लेस लॉ क्या बोला था कि जो चीज आप अगर जिस चीज में आप अगर दो हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगर वो एक्सोथर्मिक रहा होगा तो उसका उल्टा अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी स्पेंड करना होगा उसको तोड़ने के लिए। तो वही चीज है, डिसोसिएशन एनर्जी कुछ नहीं है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एनर्जी रिक्वायर्ड नीडेड पर मोल टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी। तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसको हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा। तो यही इसी एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे। तो यही इसी रिएक्शन का तो आपको डेल्टा एच जो निकलेगा वही हो जाएगा इसका डिसोसिएशन एनर्जी। तो वही देख लेते हैं कि ये है डिसोसिएशन एनर्जी, और इसी रिएक्शन का आपको डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसीलिए ये जीरो है। तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन प्रोडक्ट का डेल्टा एच फॉर्मेशन का समेशन माइनस रिएक्टेंट का डेल्टा एच फॉर्मेशन का समेशन, यही होता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। और वही इस केस में हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या था, एटम था, तो इसका फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस कर देंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन इसका मॉलिक्यूल का। अब बताइए कि ये वाला जो सेकेंड टर्म है इस केस में क्या हो जाएगा, गेस कीजिए, जीरो हो जाएगा, राइट? क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एलिमेंट का जो रेफरेंस स्टेट है वो हाइड्रोजन गैस है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी एलिमेंट का अगर रेफरेंस स्टेट है, तो इसका मतलब वो रेफरेंस स्टेट का डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, यही तो डेफिनेशन है। तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वाला का जितना फॉर्मेशन में दोनों का जितना एनर्जी लगा उतना ही फॉर्मेशन वही हो जाएगा डिसोसिएट करने में। सेंस भी बनता है ना कि इसको बनने में जितना एनर्जी लगा, इस दोनों को बनने में जितना एनर्जी लगा वही तो इसको तोड़ने में लगा होगा। तब न तोड़े इसको, जैसे ही तोड़े ये वाला बन गया, तो ये बना इसका मतलब ये टूटा इसका मतलब ये बना। तो दोनों को आपस में इसी तरह इक्वेशन में बता दिए, तो यही हो गया डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है बट सेम नहीं, एटोमाइजेशन एनर्जी। दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है बस सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज देखिए डिसोसिएशन एनर्जी में ना कोई एक बॉन्ड टूटता है, एटोमाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है कि एक पूरा मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है आपके पास Ab3, इसका अगर हम एटोमाइजेशन एनर्जी निकालने का कोशिश करेंगे तो ये सारे बॉन्ड को तोड़ना होगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ना होगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ना होगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ना होगा। तो आप बोलिएगा ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ने में मान लीजिए जितना एनर्जी लगेगा उसी का 3 गुना कर देंगे एटोमाइजेशन एनर्जी में, हो जाएगा। इसमें अगर 10 जूल लग रहा है तो इसमें 10 जूल लगा, इसमें 10 जूल लगा, इसमें 10 जूल लगा, 30 जूल हो गया। नहीं, क्यों? देखिए जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि पहला आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये क्लीव कर रहे हैं, ये क्लीव को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे था, अब ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो मान लीजिए इसमें आप, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 जूल लगा, ठीक है, 10 जूल एनर्जी लगा। लेकिन आप अगर किसी को भी चुनते हैं ना तो 10 ही लगता है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड में जब शुरू हो रहा है तब कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी 10 लग सकता है, इसको भी 10 लगता है, इसको भी 10 लग सकता है। लेकिन जब ये एक बार टूट गया ना तब ये सीन पूरा चेंज हो गया है। अब पूरा अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया मॉलिक्यूल का और जो एनर्जेटिक्स है मॉलिक्यूल के अंदर में चेंज हो गया। अब इसको तोड़ने में आपको अलग लगेगा, डिपेंड करेगा कि ये वाला किस तरह से टूटा है। तो अगर ये टूट गया है ना, अब इसको और तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो 10 जूल से टूट रहा था उसको अब तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह है ना, मान लीजिए कि आप कोई भी
मान लीजिए आपके पास 3 रोटी है, ठीक है, खाने के लिए। आप एक रोटी लेने के लिए आपको किसी के आप कोई आया आपसे झगड़ा करके एक रोटी लेके छीन के भाग गया, तो ठीक है, तीनों रोटी को लेने के लिए आपको सेम अमाउंट ही एनर्जी आपसे झगड़ना करना पड़ा था। लेकिन आप जैसे ही एक रोटी आपसे छूट गया है ना, तब आपका पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा। अब आप और प्रोटेक्टिव हो जाइएगा अपने 2 रोटी को लेके, अब और नहीं जाने दीजिएगा कि नहीं, अब उतना ही जितना आप जैसे आप पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे वो तो आप नहीं रहे ना, अब तो आप चेंज हो गए हैं, अब तो आप अलग आदमी हो गए। तो ये तो अब अलग आदमी हो गया है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए अब 10 जूल नहीं लगेगा, अब कुछ और लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पे 15 लगे, फिर इसको तोड़ने में और भी ज्यादा हो सकता है कि हो सकता है 19 लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसका 10 तो इसका 10 30 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग लगेगा। और जब तक आप सब कुछ तोड़ के, जब सब पूरा मॉलिक्यूल का एटम्स में जब तक नहीं कन्वर्ट कर देते, कैलकुलेट करते रहिए कितना एनर्जी लग रहा है, वो पूरा एनर्जी को मिला के आपका हो जाएगा एटमाइजेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल से पूरा एटम में चेंज हो गया, तो वही हो गया एटमाइजेशन एनर्जी। अब आप सही गेस कर रहे हैं कि देखिए ये इसका, अब कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि डिसोसिएशन एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी सेम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही एक मॉलिक्यूल अगर एक ही बॉन्ड है तो इसको तोड़ देंगे तो ये एटम्स खुद चेंज हो गया, तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी सेम हो जाएगा डाई एटॉमिक के लिए। बट पॉली एटॉमिक के लिए तो नहीं होगा। पॉली एटॉमिक मतलब 2 से अगर ज़्यादा एटम है तो पॉली एटॉमिक बोलते हैं, डाई एटॉमिक, फिर ट्राई एटॉमिक, इस तरह से। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो अलग अलग एनर्जी लगेगा ना एक एक बॉन्ड को तोड़ने में, तब तो आपका डिसोसिएशन एनर्जी और ये एसोसिएशन एटमाइजेशन एनर्जी सेम नहीं होगा, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो ऐसे ही ये वाला है कॉन्सेप्ट, ओके। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाला आपने सब लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, है ना। जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे चेंज होता है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, फिर ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर देखते हैं तो कैसे चेंज होता है। पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, याद कीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी था कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए बहुत अलग अलग चीज़ बोल दी है। पहला चीज़ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, क्यों? बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहीं से तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल रहे हैं तो आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और कोई सा भी एटम से नहीं निकाल रहे हैं, वो एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। वो कहीं भी सॉलिड में अगर पड़ा है तो नहीं होगा, वो सॉलिड में अगर पड़ा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ना इफेक्ट आ जाएगा आजू बाजू के एटम्स का, तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए, एकदम ऐसा कीजिए कि वो गैसियस एटम को एकदम दूर लेके जाइए, किसी बाकी सब चीज़ों से दूर लेके जाइए। दूर लेके जाने के बाद इतना दूर लेके जाइए कि बाकी किसी एटम का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। तो दूर ले जाने के बाद, पूरा इफेक्ट खत्म हो जाने के बाद, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को वहाँ से आप जब एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब आउटर मोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो इतना लगेगा 0 केल्विन पे, वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी निकाल लेंगे तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये वाला नहीं होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो सिर्फ आपको कैटायन बना रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कैटायन फॉर्मेशन है, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन नहीं है। आयोनाइजेशन स्पेशल केस होता है, ठीक है। उसमें आपको इसको गैस बनाना पड़ेगा, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा और आपको 0 केल्विन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशल केस है आयोनाइजेशन का। जितना एनर्जी लगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसको IP या IE भी बोलते हैं, लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। एक्सक्यूज मी। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसी तरह का आपका एक एनायन है A- गैसियस स्टेट में। इस गैसियस स्टेट से जब इसको इलेक्ट्रॉन को अगर इस एनायन से निकालिएगा तो जो आपका एनर्जी लगेगा, आपको फिर से यहाँ पे एनर्जी देना होगा। ये फिर से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वही है, एनायन से, गैसियस एनायन है, इससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तब जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये देखिए ये F- गैस, ये एनायन था, इससे आप F गैस किए एटम,
फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जो एनर्जी लगेगा ना वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये वाला केस देखिए, ये आपका F2 है, ये मॉलिक्यूल है, इसको आप इलेक्ट्रॉन एक देने में अगर ये F माइनस हो जाता है तो ये पूरा ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंस है। ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? बिकॉज F माइनस तो आपका स्टेबल हो जा रहा है ना, तो इसीलिए मतलब उस अभी कंफ्यूजन में मत जाइए कि क्या है, बट ये समझिए कि ये वाला ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ये तो आपका एनायन बन रहा है। तो एनायन बनने को आप बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एनायन फॉर्मेशन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरा चीज़ होता है। एनायन से जब आप F गैस में जाइएगा, F एनायन से जब एटम में जा रहे हैं तब जाके जो एनर्जी लग रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ठीक है, तो यही है आपका थर्मोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ में हम लोग यही सब सीखे, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस वगैरह देखे थर्मोकेमिस्ट्री। उसके बाद अभी हम लोग फिर अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे। आप लोग थोड़ा हीट इंजन पढ़ेंगे कि क्या होता है हीट इंजन, फिर आपका एंट्रोपी का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी का टर्म इंट्रोड्यूस होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट स्केल वहाँ से कैसे आ रहा है, तो ये सब अब फिर कॉन्सेप्ट आएगा। फिर गिब्स फ्री एनर्जी आएगा वहाँ से। ठीक है, फिर अब फर्स्ट थर्मोडायनामिक का लॉ और सेकंड थर्मोडायनामिक का लॉ का क्लब कर देंगे, फिर इसको बोलेंगे फंडामेंटल थर्मोडायनामिक का लॉ। तो वो सब हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।